सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम एक नई वीडियो ला चुके हैं क्लास 10th के ऊपर, जो कि इंडिविजुअली साइंस सब्जेक्ट के ऊपर होने वाली है। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप साइंस में जो मिस्टेक हो सकती है उनसे बच सकते हैं। और जिन्हें नहीं पता गाइस, उन्हें बता दूं कि मैंने भी अपने बोर्ड में 93 स्कोर किया था साइंस में। तो वो क्या क्या गलतियाँ थी जिनसे मेरे मार्क्स जितने भी हैं थोड़े बहुत कटे, और क्या क्या वो गलतियाँ थी जिनको मैं सुधार के इतने नंबर ला पाया। सो दोनों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे गाइस, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले नंबर पे गाइस बात कर लेते हैं हम कौन सी बुक के बारे में। तो अभी काफ़ी सारे बच्चे कई सारी बुक खरीद रहे होंगे, जिसमें उनको कई सारे नए नए चीज़ें मिल रही होंगी, जिनसे उनका मोटिवेशन डाउन हो रहा होगा नए नए चीज़ों को देख के, नए नए क्वेश्चंस को पढ़ के। सो गाइस, एक बुक पे आपको स्टिक रहना है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इससे बाहर आपको कहीं नहीं जाना है। सो बेसिकली मैं साइंस की अगर बात करूँ तो साइंस में हूबहू जो एमसीक्यूज़ आते हैं उसमें बच्चे ज़्यादा फंसते हैं एमसीक्यूज़ में। सो गाइस, एमसीक्यूज़ की अगर बात करें तो एमसीक्यूज़ एग्जाम्पलर के मैं अपना बोर्ड दिया जब, तो उसमें एक एमसीक्यू तो हूबहू उठ के आ गया था, जो कि आवर इन्वायरमेंट चैप्टर से था। सो मैं तो यही प्रेफर करूँगा आप लोग को कि जितना ज़्यादा हो सके उतना आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाएं, प्लस आपको एनसीईआरटी के जितनी भी थ्योरीज़ हैं उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। और बात कर लेते हैं गाइस अब पहले बायोलॉजी सेक्शन के बारे में साइंस के अंदर। तो बायोलॉजी सेक्शन के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है गाइस। जितने भी एनसीईआरटी की जितनी लाइन बाय लाइन थ्योरीज़ हैं उनको आपको पढ़ लेना है, उनको बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट करके उतने ही थ्योरीज़ को बार बार अपने दिमाग में रिमेंबर रखना है। और रही बात डायग्राम की, सो आप डायग्राम के लिए ऐसी एक कॉपी यूज़ कर सकते हैं इसमें गाइस जैसे आप एक पेज उस डायग्राम के बारे में लिख सकते हैं और एक पेज आप ऐसे उस पर डायग्राम बना सकते हैं। जैसे एक पेज आप डायग्राम बना लिए और एक पेज पे अपना डायग्राम के जितने भी थ्योरीज़ हो सकती हैं उस डायग्राम की डिटेलिंग वगैरह थ्योरीज़ जितनी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर 5 नंबर्स में आ गया तो आप यहाँ पे पहले अपना डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद उसका जितना भी डायग्राम से डिटेल निकल रहा है उसको आप लिख सकते हैं। तो इस ऐसे कॉपी से आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और रही बात गाइस केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप जितना ज़्यादा पहले तो बैलेंसिंग के एक जितने भी रिएक्शन हैं आपके पूरे केमिस्ट्री में क्लास 10th के, उसको आप एक शीट पे लिख के उस पूरे रिएक्शन को लर्न कर डालिए। क्योंकि गाइस केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिएक्शन के बेस पे आते हैं। सो जितना आपको रिएक्शन की नॉलेज रहेगी उतना आप केमिस्ट्री में मार्क्स गेन कर पाएंगे। थर्डली गाइज हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में तो सिंपल फंडा है, मतलब न्यूमेरिकल्स तो उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। फिर भी अगर जिनको मान लीजिए 90 प्लस अगर करना है साइंस के अंदर, तो उनको न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान देने पड़ेंगे। तो जो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और जितने लाइट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इन्हीं 2 चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं। तो मेन जो न्यूमेरिकल है, जितने आप PYQs में रिपीटेड न्यूमेरिकल आए हैं, उनको भी अगर आप करके चले जाते हैं तो आपका जो बेसिक न्यूमेरिकल की थिंग्स है वो आप पूरी कर चुके हैं। सो आप अच्छा खासा न्यूमेरिकल में भी स्कोर कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले गाइस आपको एक कॉपी बनानी है, वो बेसिकली फिजिक्स की रहेगी, और उस पर जितने भी मतलब आप दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल जो कि रिपीटेड है PYQs में से आप पहले देख लेंगे मोस्ट रिपीटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं। कई सारे न्यूमेरिकल बार बार आए हुए हैं तो पिछले 10 साल के अंदर, तो वो आप उस कॉपी में लिख के उसको बार बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मतलब उसकी जितनी अगर प्रोबेबिलिटी होगी आने की एग्ज़ाम में, तो आप उस न्यूमेरिकल में पूरा कर सकते हैं। और मतलब कि कुछ ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जो कि सिमिलर कॉन्सेप्ट पे होते हैं। सो वो न्यूमेरिकल भी आप अगर देख के चले जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं न्यूमेरिकल। अब गाइस बात कर लेते हैं एक खुफिया बुक के बारे में, जो कि होने वाली है ये 75 डे हार्ड चैलेंज वाली। इसमें आप गाइस एक चैलेंज लगा सकते हैं। मतलब ये बेसिकली मान लीजिए ये साइंस की है। सो इसमें काफ़ी अच्छे से पहले तो थ्योरी दी है, एक पेज में एक चैप्टर की थ्योरी दी है, तो उसमें पॉइंट्स को रिमेंबर करना आसान हो जाता है। एनसीईआरटी की पूरी पॉइंट्स की थ्योरी है। सो पूरी अगर आप इस थ्योरी को रिवाइज कर लेते हैं एक पेज की, तो आपको पूरी एनसीईआरटी रिकॉल हो जाएगी। उसके बाद से आप डे 1 से पूरा क्वेश्चन लगा सकते हैं, और अभी आपके पास पूरे 75 डेज आराम से मिल जाएंगे आपको बोर्ड तक के लिए। सो गाइज ये बुक जो है काफ़ी हेल्पफुल थी, और ऐसे मैंने तीनों बुक मंगा ली थी, मैथ्स की, साइंस की और सोशल स्टडीज़ की। और इंग्लिश की भी थी इसकी, लेकिन इंग्लिश मेरे पास अरिहंत की पड़ी हुई थी तो मैंने इंग्लिश उससे तैयार किया था। लेकिन बेसिकली साइंस में तो मैंने इसको पूरा लगा लिया था। और गाइस इसमें एक खासियत और भी है कि इसमें बहुत सारे ईयर के आपको PYQs में मिल जाएंगे। अब गाइस बात कर लेते हैं कि सैम्पल पेपर्स की। तो अभी काफ़ी स्कूल में जो है सिलेबस हो भी गए होंगे और नहीं भी हुए होंगे। तो अगर आपके इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, अगर आपका जो सिलेबस है वो अगर हो चुका है,
सो आप जो है सैम्पल पेपर की ओर बढ़ सकते हैं। और सैम्पल पेपर आपको ऐसा नहीं है कि मतलब लगाते बस जाना है, सैम्पल पेपर एक लगाइए और उसका एनालिसिस तुरंत करिए कि कहाँ पे आपको डाउट है, कहाँ पे कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, वो टॉपिक तुरंत उसी लगे हाथ आपको खोल के रिवाइज़ कर लेना है। इससे क्या होगा, जितना आप सैम्पल पेपर लगाएँगे उतना आपको उससे उसकी उस सैम्पल पेपर की वैल्यू पता चलेगी। और अगर कोई बच्चे होते हैं कि बस सैम्पल पेपर जो होता है लगाते चल जाते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं आता है। सो आपको ये गलती नहीं करनी है। मैं गाइज़ अगर अपनी खुद की बात करूँ तो मैं स्कूल से आने के बाद मतलब कि अगर 1-2 घंटा आराम करने के बाद से मैं एक सैम्पल पेपर लगाता था और एक जो है उस सैम्पल पेपर को लगाने के बाद मैं उसका एनालिसिस कर लेता था। उसके बाद टॉपिक वगैरह रिवाइज़ करने के बाद अगर मैं एनालिसिस में कोई गलती आ गई मेरे, मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे डाउट है, तो मैं उस टॉपिक को रिवाइज़ करने के बाद मैं आधे घंटे का ब्रेक लेता था और दूसरा मैं पीवाईक्यू बुक से अपने एक पीवाईक्यू लगाता था, मतलब पूरा सेट पेपर का, जैसे एक बोर्ड में जो पीवाईक्यू आता है उस पीवाईक्यू का पूरा बुक से सेट उठा के मैं एक सॉल्व कर जाता था। तो इससे जो होता था मेरा सैम्पल पेपर लेटेस्ट ईयर का और पीवाईक्यू पिछले ईयर का, ये दोनों मेरा एक साथ कवर होता था। तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती थी गाइज़, जैसे मेरा लगे हाथ पीवाईक्यू भी हो गया और लगे हाथ जो अभी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो भी हो गए। सो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। गाइज़ अगर बात करते हैं मिस्टेक के बारे में, तो मिस्टेक एक ही होती है जो कि अक्सर ज़्यादातर बच्चे करते हैं, वो है कई सारे बुक्स के चक्कर में पढ़ना। मतलब मैं भी अगर आपके टाइम पे था तो मैं बहुत सारी बुकों के चक्कर में पड़ गया था। मतलब एक तरफ मैं किसी और पब्लिकेशन की बुक लगा रहा हूँ, एक तरफ किसी और, तो उसमें मैं मतलब उसमें क्वेश्चन लगाते-लगाते कभी-कभी डिमोटिवेशन आ जाता था कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं और सब अलग-अलग टाइप के हैं। सो आपको ऐसा काम नहीं करना है कि आपको ज़रा भी डिमोटिवेशन फ़ील हो, वो भी इस समय बेसिकली अगर बात करें तो। सो आपको एक बुक पे स्टिक रहना है जो कि खुद सीबीएसई की हैं दोनों बुक, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इससे बाहर आप लिटरली बात मानिए, कहीं से इससे बाहर क्वेश्चन आते ही नहीं। दूसरी मिस्टेक की बात करूँ तो दूसरी मिस्टेक ये है कि बच्चे सेल्फ स्टडी ना कर अभी इस समय जो है यूट्यूब वीडियो पे ज़्यादा मतलब लेक्चर वगैरह देखते हैं। तो उसमें उसमें क्या होता है ना, मतलब आपको एक संतोष मिल जाता है कि आपको चैप्टर आ रहा है, लेकिन अगर उसमें से आप अगर अच्छे से क्वेश्चन करते हैं अपने आप से, सो उसमें आपको मतलब कि 20 to 40% ही आपको बस तैयार हुआ रहता है वो चैप्टर। तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बैठे अगले दिन नहीं बैठे। तो अभी जितने भी महीने बचे हुए हैं उसमें आपको कंसिस्टेंटली बैठना है और उसमें आपको अपनी सेल्फ स्टडी गिननी है बस, और कुछ नहीं। और आपको कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं आप, ये ज़्यादा अभी समय मैटर करेगा। तो गाइज़ एंड में यही कहना चाहूँगा कि जो भी पढ़ रहे हो वाइज़ली पढ़ो, मतलब हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करो और अच्छे से अपना एग्ज़ाम की तैयारी करो। सो गाइज़ तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।